हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिटरीज बाय हुरारा मलिक। तो आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आपके सारे वैलिड क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। मोस्टली जो मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो या तो सिम के बारे में है कि हम यूएसए की सिम कैसे ले सकते हैं, यूएसए का नंबर कैसे ले सकते हैं और हम कॉल कैसे कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आपने पेमेंट गेटवेज के बारे में पूछा है। तो सारे क्वेश्चंस को मैं आज क्या करने लगा हूँ, आंसर करने लगा हूँ। तो आपने चीज़ें गौर से समझनी है। एक्चुअली ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में अपलोड करनी पड़ रही है, क्योंकि लास्ट जो हमारा लेक्चर था बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, जिस पे बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा मुझे डीएम आए कि सर आप लेक्चर बहुत ज़्यादा डिले कर जाते हैं। तो इस वजह से ये लेक्चर हम इमरजेंसी के अंदर अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको टाइम पे ये रिसीव हो सके और आप चीज़ें सीख सकें। एक्चुअली सीन ऐसा चल रहा है कि अभी पाकिस्तान के अंदर आप सबको पता है कि सैलाब की क्या सूरत हाल है, तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप सबसे भी यही अपील है कि दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और जितना हो सके अपने आसपास के लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम की मदद करें, आप जिस तरह भी कर सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपके सारे क्वेश्चंस का अब हम आंसर करने लगे हैं। तो मैंने सारे वैलिड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आंसर करने चाहिए वो वैलिड हैं, और जिनको मैं कवर नहीं कर सका अपने लेक्चर के अंदर या किसी तरह वो मुझसे मिस हो गई हैं बातें, तो उन सारे क्वेश्चंस का मैं अभी आंसर करने लगा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बायर या थर्ड पार्टी हमसे फ्रॉड ना करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि अगर बायर या थर्ड पार्टी हमसे फ्रॉड ना करे, उससे हम कैसे बच सकते हैं? भाई सिंपल सी चीज़ है, बायर आपसे फ्रॉड कर ही नहीं सकता। अब अगर हम पहले मेथड की बात करें जो कि हमारे पास है, असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट या असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप उसको कहते हैं। तो उसमें आप अपने बायर के पास जब जाओगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट तभी दोगे जब वो आपको पेमेंट करेगा। अगर वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे तो भाई उसकी आगे डील ही नहीं हो सकती। तो इस वजह से जब तक आपका बायर आपको पेमेंट नहीं करता, आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे। आप उसके पास जाओगे, आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। आप उसको एपीएन भी बताओगे, उस लैंड का एड्रेस भी बताओगे, उसे ए टू ज़ी बताओगे, ठीक है? लेकिन आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे। तो इस वजह से वो आपके साथ फ्रॉड तो करने से रहा, क्योंकि आप पहले पेमेंट लोगे, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने उसको एड्रेस बता दिया उस लैंड का और वो जाके डायरेक्ट ओनर से बात कर लेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहली बात तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो या मिलियनेयर होते हैं या फिर बिलियनेयर होते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके फिर लैंड का ओनर ढूँढें, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाएँ, टूल्स का यूज़ करें और उस लैंड का ओनर ढूँढें, फिर उससे बात करें, ऐसा होने से रहा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 या 30 दिन का है। जो सेलर है, जो लैंड ओनर है, वो 30 दिन तक लैंड सेल ही नहीं कर सकता किसी और को सिवाय आपके। तो इस वजह से बायर आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता, इस चीज़ को दिमाग के अंदर बिठा लो। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की। भाई थर्ड पार्टी आपके साथ स्कैम नहीं कर सकती, फ्रॉड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसने सिर्फ़ आपको सर्विसेज़ देनी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी आप थर्ड पार्टी के पास जाओगे तो वो बड़े प्रोफ़ेशनल होते हैं। वो ऐसे रियल एस्टेट के बंदे नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं। वो एक प्रोफ़ेशनल वे के अंदर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएँगे, आपके साथ सारी बातें होंगी। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तब भी वो अपनी सर्विस देने पे रेडी होंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट उनका होगा, हमारा उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट खुद से करवाएँगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उनका काम है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिंपल लिखा होगा कि वो अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे। वो मैंने आपको बता दी थी कि 400 टू $600 उनकी फ़ीस हो सकती है। डिफरेंट सर्विस पे डिफरेंट फ़ीस होती है, डिफरेंट काउंटी की डिफरेंट फ़ी हो सकती है। तो इस वजह से वो जो थर्ड पार्टी है वो अपनी तरफ से एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, क्योंकि बाद में उन्होंने टैक्स पे करना है, सारा कुछ करना है। तो इस वजह से वो अपने एंड पे सेफ रहने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएँगे। तो इस वजह से थर्ड पार्टी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। तो ये चीज़ दिमाग में रखें कि हम जो एशियंस हैं, हम कर सकते हैं फ्रॉड। जो यूएसए की कंपनीज़ हैं, वो लीगल कंपनीज़ हैं, एलएलसी होती हैं, तो वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, हम अपने कमीशन के लिए कौन-सा अकाउंट यूज़ करेंगे पेमेंट मंगवाने के लिए? तो भाई सिंपल सी चीज़ है, आपके पास हैं 2 ऑप्शन, ठीक है? जब आप पेमेंट मंगवाने लगे हो, चाहे वो आप पेमेंट ले रहे हो डायरेक्ट बायर से, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट असाइन करते हो, तो आपको पेमेंट लेनी होती है बायर से। या फिर अगर आप कर रहे हो डबल क्लोजिंग, तो उस सूरत में आपको थर्ड पार्टी से पेमेंट लेनी है। ये दोनों चीज़ें दिमाग के अंदर रखें। आप थर्ड पार्टी से पेमेंट ले रहे हो या ले रहे हो बायर से, दोनों सूरतों में आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं जो सबसे ईज़ी हैं। पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है पेपॉल, ठीक है? आप पेपॉल का यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो आपके पास ऑप्शन आता है वो पेयोनीर आता है। पेयोनीर के अंदर आपको यूएसए का बैंक दिया जाता है। आपने अपने आईडी कार्ड पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके पेयोनीर का अकाउंट बनाना है। पेयोनीर जो है पाकिस्तान के अंदर लीगल है।
आप जब पेयोनीर का अकाउंट बना लेते हो तो वहाँ पे आपको एक बैंक देखने को मिलता है जो कि फर्स्ट सेंचुरी बैंक है, आई थिंक यूएसए का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फर्स्ट सेंचुरी बैंक आपको दे दिया जाता है, उसका अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आप उस अकाउंट नंबर को यूज़ करके क्या करते हो, पेमेंट मंगवाते हो। आप सिंपल वही अकाउंट नंबर देते हो डायरेक्ट अपने क्लाइंट को, जो आपका बायर भी हो सकता है या थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एक तरीका ये हो गया, या फिर आप वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। रिक्वेस्ट जनरेट करके भी आप पेमेंट मंगवा सकते हो अपने बायर से या फिर थर्ड पार्टी से। एक तरीका ये हो गया। दूसरी हम बात करते हैं पेपाल की। अब पेपाल पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप एलएलसी करा के अपना पेपाल बनवा लें, या फिर एक तरीका ये है कि अगर आपकी पेमेंट बहुत ही कम है, तो आपको 12 से 15% पे कोई बंदा मिल जाएगा, जो कहेगा भाई आपकी जितनी भी पेमेंट आएगी, ठीक है, सिंपल उसमें से 12 से 15% मैं रखूँगा, बाकी सारी पेमेंट आपकी। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी करते हैं कि अकाउंट बैन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो सिंपल एक बंदा ढूँढ लेते हैं, जो आपको फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं, जो इस तरह कमीशन पे काम करते हैं। सिंपल उनसे आपने पेपाल की आईडी लेनी है, जो जीमेल होती है। वही जीमेल आपने सिंपल सेंड कर देनी है किसको, अपने बायर को या थर्ड पार्टी को, और वो उसके अंदर पेमेंट कर देगा, आपको एक रिसिप्ट दे देगा। वही रिसिप्ट आप आके किसको दोगे, जो पाकिस्तान या फिर जहाँ पे भी बंदा बैठा है जिसका आपने पेपाल यूज़ किया है, वो आपको पेमेंट दे देगा। इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उनकी सर्विस यही होती है कि वो पेपाल अपना क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं कि आप उसमें पेमेंट मंगवाओ, और इसमें से वो 12 से 15% कमीशन रखेंगे। तो ये दोनों पेमेंट मेथड्स यूज़ हो सकते हैं। मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप पेयोनीर को यूज़ करो, क्योंकि पेयोनीर आपका अपना लीगल अकाउंट होता है जो पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। लेकिन पेपाल आपका लीगल अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से उसमें मसले हो सकते हैं और उसमें कमीशन भी बहुत ज़्यादा कट जाता है। अगर आपका बायर या फिर थर्ड पार्टी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हम फर्स्ट सेंचुरी के अंदर आपके आईबीएन या फिर अकाउंट नंबर के अंदर पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो पेयोनीर से बेटर ऑप्शन आपके लिए कोई हो नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने लिखा है, और अगर आप एक सेल क्लोज़ करने की वीडियो बना सकते हैं तो ये बेटर हो जाएगा। भाई सेल क्लोज़ करने में कम से कम महीना लग जाएगा। महीने की मैं आपको कैसे वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ का आंसर दें। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि सर ये डील पूरी क्रैक करके दिखाएँ, और मैं पता चले कि आप डील किस तरह क्रैक करते हैं। भाई कमोबेश 1 महीना लग सकता है एक डील होने में, या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम पे सिर्फ एक डील नहीं चल रही होती। आप 3 से 4 ओनर्स को भी कॉन्टैक्ट कर रहे होते हो, 3 से 4 बायर्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में होते हो। जब वो एग्री करते हैं उनके साथ आप डील करते हो। ऐसा नहीं होता कि एक बायर को पकड़ के बैठ जाओ, एक ओनर को पकड़ के बैठ जाओ, नहीं भाई, आप एट अ टाइम 3 से 4 बंदों के साथ कॉन्टैक्ट में होते हो, 3 से 4 ओनर्स, 3 से 4 बायर्स। तो इस वजह से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना और इस चीज़ की सारी वीडियो यहाँ पे डालना, पहले नंबर पे तो ये है बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे मुझे उसी टाइम स्ट्राइक आ जाएगी, क्योंकि हम पर्सनल डिटेल्स कोई भी शेयर नहीं कर सकते, ना कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर सकते हैं, ना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, ना कोई एग्रीमेंट शेयर कर सकते हैं जो भी हमारे दरमियान हो रहा है। आपके साथ हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट है पॉलिसी के। तो इस वजह से ये चीज़ हम अपलोड नहीं कर सकते। जो मुझसे हो पा रहा है, जो पॉसिबल है, वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे? जैसा मैंने अभी आपको डिटेल के साथ बताया है कि आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, पेयोनीर और पेपाल। इनको कैसे यूज़ करना है मैंने अभी बताया है, उस चीज़ को अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो उसको सुन सकते हैं। अब पेमेंट से रिलेटेड आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो साफ ज़रा मैं उसको स्किप कर दूँगा, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो इस वजह से जो फ़ोन नंबर था उसका भी मैंने एक क्वेश्चन निकाला है। जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उनमें से एक-एक क्वेश्चन जो मुझे बेस्ट लगा है मैंने वो निकाल दिया है। बाकी सारे के सारे मैंने स्किप कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज़ अबाउट असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई हैव अ डाउट दैट हाउ टू सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर सेलिंग द सेलर विल नॉट बी इश्यूड। पहली चीज़ तो ये कि ये क्वेश्चन थोड़ा-सा यहाँ पे गलत है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये भाई क्या पूछना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हमारा सेलर जो है, वो इश्यू होगा, यानी कि वो ज़ाहिर होगा? तो भाई साफ-ज़ाहिर है सेलर इश्यू होगा, ठीक है? असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको बार-बार एक चीज़ समझाई थी कि ट्रांसपेरेंट रखना है। सेलर का बायर को पता है और बायर का सेलर को पता है। दोनों आपस में ट्रांसपेरेंट हैं, इनके बीच में कोई शील्ड नहीं है। जब हम डबल क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक शील्ड रखी जाती है, ताकि ताकि सेलर को बायर का पता ना चले, ठीक है, कि बायर कितनी पेमेंट कर रहा है। पेमेंट के रिलेटेड कुछ भी पता नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उसमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता।
और सारी जो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारी थर्ड पार्टी हैंडल कर रही होती है। थर्ड पार्टीज़ कौन सी थी वो भी मैंने आपको लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बता दिया था। तो अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सेलर और बायर एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट होते हैं। असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी चीज़ छुपाने वाली नहीं होती। जितने की लैंड वो बंदा बेच रहा है उतने की ही आपसे बायर खरीद रहा है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात होती नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर कोई ट्रस्टेड सेलर बता दें यूएसए सिम के लिए। भाई यूएसए सिम आपको बेसिकली नहीं चाहिए होती, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ कि आपने कॉल करनी है, आपने फॉलो अप करना है अपने बायर के साथ, अपने सेलर के साथ, तो उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए और एक डायलर चाहिए। अब जब मैं बात करता हूँ डायलर की, तो उसमें हमारे पास सिम ना भी हो तो मसला नहीं है। हम रिंग सेंट्रल यूज़ कर सकते हैं, 3CX यूज़ कर सकते हैं और वाइक यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो सस्ता आपको पड़ेगा या तो वो पड़ सकता है आपको 3CX, या फिर सबसे सस्ता आपको जो मिल सकता है वो वाइक मिल सकता है। VYKE जो इसके स्पेलिंग है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं VYKE। तो इसके ऊपर आप अकाउंट बनाते हैं तो $15 के अंदर आई थिंक आपको एक यूएसए का नंबर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड कॉल्स भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड मैसेजेस भी कर सकते हैं, और उस पे आई थिंक आप व्हाट्सएप भी जनरेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, आपको यूएसए का नंबर चाहिए। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम पाकिस्तानी नंबर यूज़ कर सकते हैं। भाई आप पाकिस्तानी नंबर कैसे यूज़ कर सकते हो यार? आप यूएसए के अंदर बैठे हो तो आपके पास यूएसए का नंबर ही होना चाहिए। आप पाकिस्तान का नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपके पास कोई भी डायलर होना चाहिए, चाहे वो रिंग सेंट्रल हो। रिंग सेंट्रल में कभी ना कभी कोई इश्यू आ जाता है, फ़िलहाल भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं रिंग सेंट्रल के अंदर। तो इसके अल्टरनेट आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 3CX या फिर वाइक यूज़ कर सकते हैं। पहले हम स्काइप भी यूज़ किया करते थे, क्योंकि स्काइप अब बैन हो चुका है, तो हम स्काइप अब यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से आप सिम की बजाय आप डायलर की तरफ आ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर पेमेंट मेथड के बारे में काइंडली बता दें कि पेमेंट मेथड कौन से यूज़ हो गए। हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर और बायर दोनों की नज़रों में आप यूएसए के अंदर बैठे हो। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नंबर कैसे यूज़ कर सकते हो? आप कभी भी नहीं कर सकते। तो आपके पास दो तरीके हैं, पेपाल है, पेयोनीर है। इनमें से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो और अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। किसी सेलर को टारगेट करना बेटर है जो 2 से 3 मंथ से लैंड लिस्ट करके बैठा है, या कोई ऐसा सेलर जो 2 से 4 दिन पहले लैंड लिस्ट करके बैठा है? तो भाई का पहला क्वेश्चन है कि भाई हम किसको टारगेट करें। एक बंदा जिसकी लिस्टिंग ओल्ड हो चुकी है, उसकी लिस्टिंग है 2 to 3 मंथ्स ओल्ड, और एक बंदा ऐसा है जिसकी लिस्टिंग 2 to 4 डेज और वो न्यू है। भाई सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप खुद से सोचो कि एक बंदा जो अभी 2 से 3 दिन के अंदर आया है मार्केट के अंदर, वो इतना एक्साइटेड नहीं होगा कि उसकी लैंड बिके, ठीक है। यानी कि उसको जल्दी नहीं है उस चीज़ की, वो अभी देखेगा मार्केट में मेरी लैंड बिकेगी नहीं बिकेगी, थोड़ा सा वेट करेगा, उसके बाद वो इस चीज़ की तरफ जाएगा। एक बंदा जो पिछले 4 महीने से 3 महीने से खज्जल हो रहा है, उसकी लैंड बिक ही नहीं रही, तो भाई उसको आपने ट्रैप करना थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, एक बंदा थक चुका है, उसको पता है अभी मेरी चीज़ ख़राब है, मेरी चीज़ बिक ही नहीं रही। कोई बंदा मुझे जो एक्सपेक्टेड इसकी अमाउंट है, एक्सपेक्टेड इसका रेट है, वो कोई दे ही नहीं रहा। तो अगर आप उसको अप्रोच करते हो तो साल ज़ाहिर है वो लैंड आप सस्ते में ले सकते हो, बहुत ही सस्ते में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आपको इन चीज़ों का देखना पड़ेगा कि वो लैंड 3 महीने से बिक क्यों नहीं रही, ठीक है। उसमें ऐसा क्या इशू है, ठीक है। उसका आपने क्या-क्या ज़ोनिंग चेक करनी है, आपने उसका फ्लड एरिया चेक करना है, आपने उसकी हर चीज़ चेक करनी है, और उसके बाद जब श्योर हो जाओ कि हाँ भाई लैंड ठीक है, ये किसी फेडरल में भी नहीं आ रही, इसकी ज़ोनिंग भी ठीक है, फ्लड ज़ोन के अंदर भी नहीं आ रही, तो तब जाके आपने फिर उसको कन्विंस करना स्टार्ट करना है, और कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि भाई वो 3 महीने से खज्जल हो रहा है, उसको कोई रेट ही नहीं मिल रहा जो वो चाह रहा है। तो उसके बाद आपने उसके साथ क्या सेट करनी है, एक अमाउंट सेट करनी है, उसके ऊपर आपने थोड़ी-सी बार्गेन करनी है, जिसको आप नेगोशिएट कहते हैं, नेगोशिएट करना है, और उसके बाद लैंड पे आपने फिक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड में पेमेंट रिसीव करने के लिए बायर को अपना पाकिस्तानी, फिर से वही चीज़ आ गई कि आपको पेमेंट मेथड कौन-सा चाहिए। आप पेमेंट मेथड यूएसए का यूज़ करेंगे, पाकिस्तान का यूज़ नहीं कर सकते। बायर या थर्ड पार्टी हमसे फ्रॉड ना करे, तो फिर वही चीज़ आ गई कि वो फ्रॉड ना करे। फ्रॉड के बारे में बता चुका हूँ, बायर तो इम्पॉसिबल है कि आपके साथ फ्रॉड करे, क्योंकि वो पेमेंट देगा तभी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे। जब मैं बात करता हूँ असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड की, अगर मैं डबल क्लोजिंग की बात करता हूँ तो फिर पेमेंट का लेना देना बायर के साथ है ही नहीं, पेमेंट का लेना देना फिर है थर्ड पार्टी के साथ। बायर से भी थर्ड पार्टी पेमेंट वसूल करेगी,
आगे सेलर को भी थर्ड पार्टी ही पेमेंट देगी और अपना कमीशन निकाल के जो बाकी बचेगा वो भी आपको थर्ड पार्टी देगी। अब ये सारा एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। यूएसए के अंदर बगैर एग्रीमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई चीज़ ना बेच सकते हो, ना कोई चीज़ ले सकते हो। आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये काम होगा, उसके बाद ही वैसे चलता है। तो ये थर्ड पार्टीज़ जितनी भी होती हैं, ये एक अच्छे लेवल की होती हैं, अच्छे स्टैंडर्ड की होती हैं, जो सारे रूल्स, सारे लॉज़ को फ़ॉलो करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय क्वेश्चन, सर हम ज़्यादातर कौन-सी ज़ोनिंग की तरफ जाते हैं लाइक एग्रीकल्चर, होम? तो भाई हम जो कोर्स कर रहे हैं ना, वो है लैंड फ्लिपिंग। अब इस लैंड फ्लिपिंग के अंदर आपके पास वैकेंट लैंड भी आ सकती है और एग्रीकल्चर भी आ सकती है। वैकेंट और एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क रहेगा? वैकेंट ऐसी है जिसके ऊपर कुछ भी ऑक्यूपेशन नहीं है, ना उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, ना कुछ है, ना एग्रीकल्चर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है वो स्टोनी प्लेस हो, वो एक पथरीला इलाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एग्रीकल्चर भी हो सकती है, वैकेंट भी हो सकती है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं लैंड की, हम होम की बात नहीं कर रहे, हम कमर्शियल एरिया की बात नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम वैकेंट लैंड्स की या फिर एग्रीकल्चर लैंड्स की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा हम किसी और ज़ोनिंग की तरफ जा ही नहीं रहे। क्या फ़ेसबुक पर जो पर्सन काम कर रहे हैं कि हमको लैंड चाहिए विद असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो भाई ये कहना चाहते हैं कि फ़ेसबुक पे जितने भी बंदे आते हैं वो कहते हैं हमें असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्या वो ट्रस्टेड है? भाई असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको ट्रस्टेड बंदा या है, नहीं है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जब आप बात करते हो असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप तब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे जब वो आपको पेमेंट करेगा। असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा पहले पेमेंट होती है, उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा मिला, उसका नाम था पीटर, ठीक है? पीटर आपको फ़ेसबुक में मिला, उसने कहा भई मुझे फ़लाँ काउंटी के अंदर, फ़लाँ सिटी के अंदर एक लैंड चाहिए, आपके पास है? आपने कहा जी मेरे पास है। आपने उसको असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं देना। आपने उसको लैंड के बारे में बताना है कि ये लैंड का एड्रेस है, ये लैंड का एपीएन है, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, इसकी ज़ोनिंग ये है, फ्लड एरिया है, नहीं है, उसको सारी डिटेल्स ए टू ज़ी बता देनी है। जैसे उसको बता दी, अगर वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है मुझे लैंड पसंद आई है, उसके बाद उसके साथ आपकी नेगोशिएशन चलती है। क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 15,000 का किया हुआ है और वो कह रहा है नहीं ये लैंड मुझे 10,000 में समझ लगती है। अब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 15,000 का, उससे आप $1 भी कम नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखें क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो आप उसको बताओगे भाई मेरे पास असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है 15,000 का, उसमें से $1 भी मैं लेस नहीं कर सकता। इन केस आपकी डील हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पकड़वा दोगे, आप पहले अपना कमीशन माँगोगे। कमीशन जो भी हो सकता है 5% से लेके 10% तक, आप पे डिपेंड करता है कितने पे आप उसको कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। जब आप उसको कन्विंस कर लोगे, पहले वो आपका कमीशन देगा, उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको सेंड कर दिया मतलब लैंड उसकी हो गई, उसके पास सारा कुछ पहुँच गया। अब सिंपल उसने क्या करना है, रीच आउट करना है ओनर को और रजिस्ट्री उससे लेनी है, उसे पेमेंट देके। तो पहले अपना कमीशन आपने ले लेना है, उसके बाद ही आप क्या करोगे, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे। तो नेक्स्ट है, क्या हम गूगल वॉइस नंबर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉन्टैक्ट सेलर और बायर? तो सिंपल मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई हैं कि आप इनकी तरफ जा सकते हो, जो कि आपके पास क्या है, रिंग सेंट्रल है, 3CX है, वाइक है और इस तरह के कुछ और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अगर आप गूगल वॉइस की तरफ जाते हो, गूगल वॉइस बेसिकली एक बड़े सिस्टम के लिए यूज़ होता है, पूरे नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऑफ़िस में बैठे हो, जहाँ पे 10 से 15 बंदों की टीम है, ठीक है? 50 बंदों की टीम है, तो उन सब का आप एक इकट्ठा सिस्टम बनाते हो, उसके लिए आप फिर गूगल वॉइस यूज़ करते हो। गूगल वॉइस आपको थोड़ा-सा कॉस्टली बनता है, तो इस वजह से अगर आप इंडिविजुअल हो या स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आपके लिए वाइक बेस्ट रहेगा, आई थिंक सो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गूगल वॉइस यूज़ नहीं कर सकते, आप गूगल वॉइस से नंबर ले सकते हो और अपना सिस्टम चला सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, प्लीज़ नोट वन क्वेश्चन, हाउ मैनी डील यू क्लोज़? तो भाई पूछ रहे हैं कि भाई आपने कितनी डील्स क्लोज़ की हैं? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि मैं यहाँ पे आपको चीज़ें सिखाने बैठा हूँ और फ्री के अंदर सिखाने बैठा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने नहीं बैठा, ना मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मेरी नेटवर्थ क्या है, ना मैं आपको ये बताने बैठा हूँ कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, ना मैं आपको ये बताने बैठा हूँ कि मेरे पास कितना बड़ा घर है। ये सारा काम वो लोग करते हैं जिन्होंने अपना कोर्स बेचना होता है, अपना मंचन बेचना होता है। मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और इस वजह से मैं शो ऑफ कभी भी नहीं करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मैं कितनी डील्स क्लोज़ कर रहा हूँ, ये मेरा मैटर है, ये मेरा मसला है। मैं कितना प्रॉफ़िट निकाल रहा हूँ, मैं कितना लॉस में जा रहा हूँ, ये मेरा मसला है, आपका नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, सर एक्सेल शीट कब बनाएँ?
सेलर से असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद देखो यार, आपने जो शीट्स बनानी है ना, वो 3 तरह की बनानी है। सबसे पहले जो आपने शीट बनानी है ना, एक्सेल शीट, उसके ऊपर आपने सारा किसका डाटा लिखना है? सेलर्स का, यानी कि लैंड ओनर्स का। फलाँ जगह पे लैंड पड़ी है, उसका रेट ये है, अच्छा उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं है, उसका अच्छा ज़ोनिंग क्या है, फ्लड एरिया क्या है। ये सारी चीज़ें आपने एक फर्स्ट शीट के अंदर लिख देनी है और इस शीट को आपने नेम दे देना है लैंड डिटेल्स। ठीक है, लैंड डिटेल्स लिख दें, लैंड ओनर डिटेल्स लिख दें। उसके अंदर आपकी लैंड की डिटेल्स, ठीक है, और लैंड ओनर की डिटेल्स, वो सारा कुछ उस शीट के अंदर आएगा। दूसरी शीट आपने क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपने सारा डाटा लिखना है बायर्स का। आपको बायर कहीं से मिला, उसने कहा मुझे ये लैंड पसंद नहीं आई आपकी। आपने कहना है कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने उसका डाटा लेके रख लेना है और उससे पूछना है आपको लैंड किस जगह पे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हो उस टाइम टेक्सास के अंदर और वो कहता है मुझे कैली के अंदर चाहिए। तो आप क्या करोगे, उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन, उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, वो उस शीट के अंदर लिख लोगे। कल को जब आप कैली के अंदर बैठे हो और आपके पास कोई ऐसी लैंड आती है जो उसके मुताबिक थी, उसने कहा मुझे अंडर 20,000 एक कैली के अंदर लैंड चाहिए, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग के अंदर आएगा कि हाँ मेरे पास एक बायर आया था जिसने मुझे कहा था मुझे कैली के अंदर चाहिए। सिंपल आप आओगे, आप बायर्स वाली शीट निकालोगे और वहाँ से आप देखोगे कि भाई वो बंदा कौन सा था जो कैली का कह रहा था, तो वहाँ से आप उसको कॉन्टैक्ट करोगे। दूसरी शीट ये होगी, तीसरे नंबर पे आप जितनी भी डील्स क्लोज करोगे वो सारा डाटा अपने पास रखना है। वो डाटा क्यों रखना है? ताकि कल जब आप बैठो आपको पता चले आपने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कितना काम किया है और आपने किस काउंटी के अंदर, किस स्टेट के अंदर मैक्सिमम काम निकाला है, मैक्सिमम प्रॉफ़िट लिया है, किस स्टेट के अंदर, किस काउंटी के अंदर आपको मैक्सिमम बायर्स मिले हैं और किस स्टेट और किस काउंटी के अंदर आपको मैक्सिमम सेलर्स मिले हैं। तो ये सारा डाटा 6 महीने के बाद आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो टोटल आपने 3 शीट्स बनानी है। असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना-देना नहीं है आपकी एक्सेल शीट का। आपकी जो एक्सेल शीट है वो इस हिसाब से चलेगी, आपने ओनर ढूँढा, उसको शीट नंबर 1 में लिखा, आपने फिर बायर ढूँढा, उसको शीट नंबर 2 में लिखा, आपने डील क्लोज़ की, उसको आपने शीट नंबर 3 में लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आपकी सब वीडियोज़ की समझ आई, बस थोड़ा-सा एक काम कर दें, डाटा कलेक्ट करने की भी एक छोटी-सी वीडियो बना दें। तो मुझे जो समझ लग रही है, ये कहना चाहते हैं कि शीट कैसे क्रिएट होती है। तो इन पे यहाँ पे लिखा भी है कि न्यू भी होते हैं जिनको डाटा शीट क्रिएट करना नहीं आती। तो भाई एक बेसिक सा काम है, एक्सेल शीट क्रिएट करना एक बेसिक सा काम है। जो मैं इस लेक्चर में आई थिंक कवर नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे जाएँ और सिंपल लिखें कि हाउ टू क्रिएट एन एक्सेल शीट, तो आपको बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की एक एक्सेल शीट क्रिएट करने की वीडियो मिल जाएगी। आप वो देख सकते हो, बहुत ही ईज़ी काम है। आपको एक नेक्स्ट लेवल की नहीं बनानी, ठीक है? आपने अपने लिए शीट बनानी है ना, ताकि आपको समझ लग सके। तो उसके लिए एक सिंपल सा आपने फॉर्मेट पकड़ना है, उसके अंदर आपने डाटा पुट कर देना है। मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक शीट दिखाई भी थी। उस तरह का कोई भी आप टेम्पलेट पकड़ सकते हो या वही कॉपी कर सकते हो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था। क्योंकि भाई ये आपने अपने बॉस को नहीं भेजनी या आपने अपनी एचआर को नहीं भेजनी, किसी को भी नहीं भेजनी। ये जो एक्सेल शीट है ये सिर्फ़ आपके यूज़ के लिए है, तो कोई भी सिंपल टेम्पलेट पकड़ के उस पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, इज़ देयर एनी मेथड इन व्हिच बायर एंड सेलर डज़न्ट नो वी आर डूइंग असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट डबल क्लोजिंग। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर हम कर रहे हैं असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर क्या ये पॉसिबल है कि सेलर और बायर दोनों को ना पता हो कि हम असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप डील कर रहे हो बायर और सेलर को और दोनों को एक दूसरे का नहीं पता, तो भाई वो डबल क्लोजिंग होगी, वो असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। जब तक आप सेलर को नहीं बताओगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट असाइनेबल है, तो वो उस पे साइन ही नहीं करेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं होंगे कि ये असाइनेबल है, तो तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को असाइन नहीं कर सकते। तो इस वजह से असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों को एक दूसरे का पता होता है। तो ये चीज़ गलत है कि असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये काम कर लो कि बायर को सेलर का पता ना हो, सेलर को बायर का ना पता हो, या कुछ चीज़ें आप छुपा लो। वो फिर डबल क्लोजिंग के अंदर आ जाएँगी, वो फिर असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रहेंगी। तो नेक्स्ट है, सर आपने इसमें बताया कि मेल करते वक़्त नेम अपना खुद का यूज़ करना है, बट जो व्हाट्सएप नंबर देंगे हम, पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तानी है। भाई व्हाट्सएप नंबर आप अपना क्यों दोगे? आप एक प्रोफ़ेशनल व्हाट्सएप नंबर लोगे, आपने कोई डायलर लिया, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप क्रिएट कर सकते हो, या फिर वेरिफाइड टेक्स्ट आता है, एक और 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप 1 से $1.5 के अंदर यूएसए का नंबर हासिल कर सकते हो, ठीक है? यूएसए का नंबर इन सेंस सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, ठीक है? सिंपल आप वहाँ से वेरिफाइड.com भी है,
textme.com भी है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, 1 से $1.5 के अंदर आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है वो पाकिस्तान का नहीं होगा, वो आप यूएसए का ही यूज़ करोगे। अब आप पे डिपेंड करता है, आप सेम नंबर यूज़ कर रहे हो जो डायलर का है वही व्हाट्सएप पे यूज़ करो, या फिर आप सेपरेट कर लो, टोटल डिपेंड्स अपॉन यू। तो नेक्स्ट है कि भाई अगर फेसबुक से ओनर को सर्च करें तो वो अपनी रियल आईडी से करेंगे या अमेरिकन आईडी से। मैंने आपको क्लियर एक चीज़ बताई थी कि जब आप मार्केट प्लेस यूज़ करेंगे फेसबुक की, तो वहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी। उस आईडी पे आप लैंड फ्लिपिंग से रिलेटेड सारा डाटा डालोगे, ठीक है। उसमें आप नेम भी वही यूज़ करोगे जो आपका सूडो नेम है, जो आप यूज़ कर रहे हैं यूएसए के अंदर। आपका जो ओरिजिनल नेम है मोहम्मद अली, मोहम्मद अकबर, आप वो यूज़ नहीं करोगे। आप एक सूडो नेम सेलेक्ट कर लोगे, जॉन विक हो गया, पीटर हो गया, आप कुछ भी यहाँ पे हैरी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ करके अपना एक सूडो नेम सेट करोगे, उस हिसाब से फेसबुक क्रिएट करोगे और आप अमेरिकन की तरह ही बात करोगे, आप पाकिस्तानी या फिर एशियन बन के बात नहीं करोगे। तो नेक्स्ट है डील मशीन इज़ पेड। अच्छा, मैंने आपको 2 से 3 कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स बताए थे जिसके अंदर डील मशीन भी आती थी, लैंड आईडी भी आती थी, तो इनका क्या था, ये पेड थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग का एक जुगाड़ बता दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनको फ्री में ही यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए कि सर हम काम शुरू नहीं कर पा रहे, आपने तो हमें पेड चीज़ें बता दी हैं, आपने कहा था फ्री के अंदर काम होगा लेकिन ये तो पेड है। जब मैं बात करता हूँ किसी भी काम की कि ये बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके टूल्स भी फ्री होंगे, ठीक है। आपकी जो ड्रॉप शिपिंग है, क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग में ₹0 इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको टूल्स तो बाय करने ही करने पड़ते हैं। तो सेम चीज़ इधर है यार, जब मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो इसका मतलब ये है कि अपने पैसों से आपने लैंड नहीं खरीदनी, ज़मीन नहीं खरीदनी, लेकिन इसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो तो आपको लेने पड़ेंगे भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप ₹0 लगा के 3-4 हज़ार महीने कमाना बैठ जाओ, $3000 $2000 आप महीने के निकालो ₹0 लगा के। एट लीस्ट आपको टूल्स लेने ही पड़ेंगे, और यही चीज़ मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। अच्छा, टूल्स भी किस हिसाब से लेने पड़ेंगे, अब मैं बात करता हूँ डील मशीन की या फिर लैंड आईडी की। तो इन सब का आपको फ्री ट्रायल मिलता है। 7 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिल गया, 7 डेज़ से 1 दिन पहले, ठीक है, आपने इन दोनों की सब्सक्रिप्शन कैंसल कर देनी है। तो कैंसलेशन पे ये आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप 7 डेज़ की फ्री ट्रायल दोबारा ले लें, शायद हमसे कुछ गलती हुई हो। तो 7 डेज़ की ट्रायल आप फिर से ले सकते हो। तो टोटल आपके पास यार 14 दिन है। 14 से 15 दिन के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं इस पे काम कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको समझ लग रही है कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, तो भैया आप सब्सक्रिप्शन ले लो। आप 2 से 3 हज़ार डॉलर अगर निकालने की सोच रहे हो महीने का, उसके आगे ये क्या है यार? ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था 15 से $20, तो मैंने दोबारा चेक किया, वो कुछ ज़्यादा ही थे। तो अगर आपके $100 भी लग रहे हैं, उसके बदले में आपको $3000 $2500 मिल रहा है महीने का। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट तो ऐसे है जैसे आटे में नमक हो। लेकिन आप 14 दिन फ्री के अंदर यूज़ करें, अगर आपको काम समझ लगता है आप तभी करो। अब फिर लोगों के मुझे कमेंट्स आए कि सर वो तो कार्ड माँग रहे हैं, तो भाई कार्ड माँग रहे हैं उसमें मसला नहीं है। आप उनको कार्ड प्रोवाइड करो, पेमेंट डिडक्ट नहीं होती। पेमेंट डिडक्ट होगी 8वें दिन, ठीक है? 7 दिन का फ्री ट्रायल यूज़ करने के बाद 8वें दिन पेमेंट डिडक्ट होगी। आप उसको छठे दिन कैंसल कर दो। जैसे कैंसल करोगे वो कहेगा भाई 7 दिन आप और यूज़ कर लो। आप फिर उसको यूज़ कर लो। छठे दिन अगर आपको समझ नहीं लग रही, यानी कि आपका वो हो जाएगा कोई 12वाँ से 13वाँ दिन, उस दिन फिर जाके आप इसकी सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दो। आपको इन चीज़ों का समझ नहीं लग रही भाई, आपको थोड़ी बहुत एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फ्री की तरफ जा रहे हो तो फिर जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, जैसे मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। 14 दिन इनफ़ है किसी बिज़नेस को समझने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करो, डेली के 10 घंटे लगाओ ना, 14 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा भाई आप इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर सकते हो या नहीं। अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो $100 कुछ भी नहीं है। आई थिंक $30 to $40 भी हैं, ठीक है। मुझे ऐसे शो हो रहे थे, लेकिन मुझे कमेंट्स में देखा कि वो कह रहे हैं नहीं $99 है। तो इस पे प्राइसिंग चेंज होती रहती है। इसमें स्टैंडर्ड भी आता है, प्रीमियम भी आता है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं। तो आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। भाई डील मशीन वेबसाइट में आपने ये बताया कि लैंड की पिक्चर कहाँ से मिलेगी। भाई मैंने आपको बताया है कि लैंड की पिक्चर कहाँ से मिलेगी। मैंने आपको सारा कुछ बताया है। राइट क्लिक करें, सेव पिक्चर करें, पिक्चर सेव हो जाती है। और ज़िल्लो से ओनर कैसे फाइंड होगा डील मशीन के थ्रू, काफ़ी चीज़ें आपने स्किप कर दी। भाई मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर दी। मसला ये हो रहा है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे थे। तो लेंथी लेक्चर के अंदर चीज़ें समझना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आप उनको स्किप करते हो, आप एंड की तरफ जाना चाहते हो कि एंड पे कोई अच्छी बात आएगी। हालाँकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि डील मशीन से आप पिक्चर कैसे सेव कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया कि ज़िल्लो से आप ओनर कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, डील मशीन पे सिंपल आप उसका एड्रेस डालो तो आपके सामने ओनर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते
तो मैंने आपको नेट ऑनलाइन बताया था, जो आपको $1.5 या फिर $1.3 के अंदर उस लैंड का ओनर निकाल के देता है। नेट ऑनलाइन पे जाएँ, सबसे ईज़ी रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको 1 से $1.5 पर लैंड के हिसाब से पे करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मेहनत से बचना चाहते हो, डील मशीन पे मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप नेट ऑनलाइन की तरफ जाएँ। नेट ऑनलाइन पे आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ वी गेट अमेरिकन नंबर टू कॉल द सेलर बाय लिविंग इन पाकिस्तान। भाई सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बार-बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप 3CX की तरफ जाओ, फाइक की तरफ जाओ या फिर आप रिंग सेंट्रल की तरफ भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीशन दोनों तरफ से हलाल है भाई। एक की ज़मीन बेच रहे हो, दूसरे को दिला रहे हो, हराम सिर्फ़ टॉप लगाना होता है। भाई सिंपल सी चीज़ है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता कि दोनों तरफ से कमीशन लेना हलाल है या हराम। मेरी नज़रों में हराम है, आपकी नज़र में शायद हलाल भी हो सकता है। तो इस वज़ह से हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। अगर आपको हलाल लगता है तो भई आप कर लो, दोनों तरफ से कमीशन ले लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि जब आप लैंड फ्लिपिंग के अंदर दोनों तरफ से कमीशन मारने की कोशिश करोगे या टॉप लगाने की कोशिश करोगे, तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है? मैंने आपको डबल क्लोज़िंग बताई है। डबल क्लोज़िंग के अंदर भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप क्या करो, दोनों तरफ से कमीशन लो। डबल क्लोज़िंग के अंदर भी आप सिर्फ़ एक तरफ से प्रॉफ़िट ले रहे हो, दोनों तरफ से प्रॉफ़िट नहीं ले रहे। ठीक है? दोनों तरफ से लैंड फ्लिप के अंदर प्रॉफ़िट लेना बहुत ही मुश्किल है। कम से कम आपको 5 साल लगाने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तब आपको समझ लगेगी कि आप दोनों तरफ से प्रॉफ़िट कैसे निकाल सकते हो। हलाल हराम तो दूर की बात रहेगी ना फिर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा है कि सर आपने कहा था कि 30 दिन के लिए आपको लैंड कॉन्ट्रैक्ट में लिखवानी पड़ेगी, लेकिन आपने कॉल स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं की। अच्छा, जो पहला जो लेक्चर था या फिर दूसरा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको ईमेल या फिर कॉलिंग स्क्रिप्ट दी थी, वो एक बेसिक सी स्क्रिप्ट थी, जिसके अंदर सिर्फ़ आपने बायर या फिर सेलर को एंगेज करना है। उसके अंदर डिटेल की तरफ नहीं जाना। अगर वो कहता है हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तब भी आप उसको डिटेल की तरफ लेके आओगे कि भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा-ऐसा भी हो सकता है। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम डबल क्लोज़िंग की तरफ जा रहे हैं या फिर हम किसकी तरफ जा रहे हैं, असाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप पहले उसको कहोगे भाई असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर वो कहता है नहीं, लैंड आप मुझसे ले लो बस। मुझे नहीं पता आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, नहीं दोगे, मुझसे लैंड ले लो, मुझे पैसे चाहिए। तो फिर आप डबल क्लोज़िंग की तरफ जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, वो जो आपको स्क्रिप्ट दी गई थी, उसके अंदर एक बेसिक था। उसके अंदर 30 डेज़ या कुछ भी नहीं। जब आप उसके साथ बातचीत स्टार्ट करोगे, वो आपके डीएम का रिप्लाई करेगा, वो आपके डीएम में आएगा, आपसे बात करेगा, तब आप उसके साथ थोड़ी चीज़ें क्लियर करोगे, जब फ्रैंकनेस बढ़ेगी। क्योंकि इसमें थोड़े से मसले भी आते हैं। एक बंदा है जिसके 50% चांसेज़ हैं लैंड सेल करने के, उसका माइंड नहीं बन रहा। 50-50 चांसेज़ हैं, वो भी सोच रहा है कि यार बेचूँ ना बेचूँ। तभी आप जाते हो उसको कहते हो यार 30 दिन के लिए मुझे दे दो। बिक गई हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, अगर 30 दिन के अंदर मुझसे ना बिकी तो लैंड वापस ले लेना। तो वो जो 50% उसका माइंड बना हुआ है वो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। वो 100% पक्का हो जाएगा मैंने बेचनी नहीं। ये तो ज़लालत है कि 30 दिन के लिए मैं इसे लैंड दे दूँ। तो एक बंदा जो 50% माइंड बना के बैठा है कि मैंने ये लैंड सेल करनी है, उसके पास आपने जाना है, उसको कन्विंस करना है, उसके 50% को आपने 100% के अंदर कन्वर्ट करना है कि वो लैंड बेचे ही बेचे। जब वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, वो लैंड बेचना चाहता है, फिर आपने उसको बताना है कि भाई मैं बेसिकली एजेंट हूँ, आप मुझे क्या दोगे? कॉन्ट्रैक्ट दोगे, असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो असाइनेबल होगा, मैं किसी आगे को असाइन करूँगा और 15 से 20 दिन के अंदर मैं किसी आगे बंदे को असाइन कर दूँगा। मैक्स जो टाइम है, आप मुझे 30 दिन का मैक्स टाइम दो। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। सो बेसिकली ही वांट्स टू सेल देयर लैंड एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल, देन व्हाई वुड ही रिग्रेट और से नो टू अस? तो भाई ये कहना चाहते हैं, जो मुझे समझ लगी है, कि अगर एक सेलर अपनी लैंड सेल करना चाहता है, तो वो हमें नो क्यों कहेगा? हमें नो इस वजह से कहेगा क्योंकि बेसिकली हम डायरेक्ट बायर नहीं है। हम उससे करा रहे हैं असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मोस्टली जो हम करते हैं, डबल क्लोजिंग हम रेयर सीन्स में करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कह दिया कि हाँ, मैं लैंड बेचना चाहता हूँ, वो जल्द से जल्द बेचना चाहता है, लेकिन वो हमें क्या करेगा, नो क्यों कहेगा या फिर रिग्रेट क्यों करेगा? भाई का ये क्वेश्चन है। भाई आप उससे असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करोगे, वो 2 कदम पीछे हटेगा ही हटेगा। वो कहेगा ये तो एजेंट है, ये अपना बीच में कमीशन रखेगा, ये वो करेगा, ये सारा कुछ, तो वो ये सारी चीज़ें सोचेगा। फिर आपने उसको बताना है भई आपसे कुछ भी कमीशन नहीं लिया जाएगा, हमारा जो भी कमीशन होगा वो बायर से होगा, ठीक है? सेलर को हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, कोई फ़ी नहीं होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे-बैठे ही आपका काम हो जाएगा, फिर वो आपकी तरफ आएगा। तो इस वजह से सेलर को कन्विंस करना पड़ता है, वो नो भी कह सकता है आपको। Sir, in this lecture also teach us how to choose a land if we meet which criteria. ओके, तो भाई कह रहे हैं कि भाई आपने लेक्चर के अंदर ये नहीं बताया कि हम
किस लैंड को पकड़ सकते हैं और किस लैंड को हमें बेचना चाहिए। लाइक आपने क्राइटेरिया नहीं बताया कि कौन सी लैंड हमारे लिए बेस्ट रहेगी। भाई आपने लेक्चर्स गौर से नहीं सुने, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा-सा आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ लगें। देखो भाई, लैंड फ्लिपिंग के अंदर 2 से 3 तरीके आते हैं। पहला तरीका ये है कि आप लैंड ढूँढोगे, लैंड आपके पास आ गई, उसके बाद आप जाते हो बायर के पास। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप बायर ढूँढोगे, बायर आपको बताएगा मुझे किस तरह की लैंड चाहिए, फिर आप उसकी लैंड ढूँढोगे। इन दोनों में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले लैंड ढूँढ ली, पहले आपने सेलर ढूँढा, उसके बाद आप बायर की तरफ जा रहे हो, हम पहले तरीके की बात करते हैं। जब आपके पास सेलर आ जाता है, आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। आपको ये पता है कि अच्छी लैंड कौन-सी है। मैंने ये तो बताया ना आपको कि अच्छी लैंड कौन-सी होती है। आपने ज़ोनिंग चेक करनी है, आपने फ्लड ज़ोन चेक करना है, आपने उसमें चेक करना है कि वहाँ पे सरफेस वाटर है या नहीं है। लैंड आईडी में मैंने आपको सारा कुछ बताया था कि अच्छी लैंड कौन-सी होती है, ये आपको पता है। आपने यूटिलिटीज़ चेक करनी है, आस-पास हॉस्पिटल चेक करना है, नेबरिंग एरियाज़ चेक करनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप उस ज़मीन को रेट कर सकते मतलब वो लैंड कहाँ पे स्टैंड करती है, आउट ऑफ 10 आप उसको रेट कर सकते हो, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। तो जब वो लैंड आपके पास आ गई, आप सिंपल आप जाओगे बायर की तरफ, ठीक है? बायर को वो सारी चीज़ें बताओगे कि ये अच्छी लैंड है, क्योंकि आपने अच्छी लैंड ढूँढी है, आपने उस पे काम किया है। वो कहता है नहीं इसमें ये इश्यूज़ हैं, तो आप वो नोट डाउन कर लोगे। अब दूसरा तरीका आएगा, आपको पता है कि सेलर की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट जो आप लैंड ढूँढोगे ना, वो बायर के मुताबिक ढूँढोगे। आपको पता है कि बायर क्या चाहता है। बायर ने पिछली लैंड क्यों रिजेक्ट की थी? क्योंकि उसमें ये इश्यू था। उसे चाहिए थी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ 20,000 से नीचे नहीं चाहिए। लेकिन उस लैंड की जो प्राइस थी वो थी 40,000। तो आपको पता है कि लैंड कौन-सी बेस्ट है मेरे बायर के लिए। तो ये टाइमली आपके पास डाटा आएगा। जैसे आप 6 महीने लगाओगे ना मार्केट के अंदर, आपका अपना डाटा आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। आपके पास बायर भी बैठे होंगे, आपके पास सेलर भी बैठे होंगे एक्सेल शीट पे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन-सी लैंड चूज़ करनी है किस बायर के लिए। तो आपको ये तो पता है, मैंने लेक्चर्स के अंदर बता दिया कि अच्छी लैंड कौन-सी है और बुरी लैंड कौन-सी है। ठीक है, जो अच्छी लैंड है साफ ज़ाहिर है उसको प्रेफ़र करेंगे। तो इस वज़ह से सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आपको चीज़ें फिर भी समझ नहीं लग रही। मैंने क्राइटेरिया बताया हुआ है। आपको 4 से 5 चीज़ें मैंने बताई थी, फिज़िकल कंडीशंस बताई थी, ज़ोनिंग बताई थी, फ्लड एरिया बताया था। सारा कुछ मैंने आपको डिटेल के साथ बताया हुआ है कि उसके टैक्सेस पे हों, उस पे लिएंस ना हो, तो वो सबसे बेस्ट लैंड है। अब आपका जो बायर है, उस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी कॉस्ट चाहता है, क्या चीज़ चाहता है, उसके मुताबिक फिर आप लैंड ढूँढोगे, लेकिन अच्छी-बुरी का आपको ऑलरेडी पता है। तो भई ये जो क्वेश्चंस थे, ये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ लग चुकी होंगी।